दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में खबरों में रहा अमा कृष एआई क्या है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए भारत का पहला सोलर चैटबॉट, ऑप्शन बी किसान क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी भारत का पहला कृषि चैटबॉट या फिर ऑप्शन डी गेहूं की नई किस्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत का पहला कृषि चैटबॉट। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब इस प्रश्न से रिलेटेड आगे की बातों को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में ओडिशा के राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अमा कृष एआई लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। अमा कृष एआई चैटबॉट किसानों को 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं, सरकारी योजनाओं और ऋण उत्पादों तक पहुंचने में मदद करेगा। ये 10,000 से अधिक किसानों को शामिल करने वाली एक पायलट परियोजना के तहत चलेगा और अगले 2 महीनों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि ओडिशा देश का चौथा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। साथ ही यह दूध, अंडे और मत्स्य पालन में लगभग आत्मनिर्भर राज्य है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत का पहला कृषि चैटबॉट। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम के तहत की गई थी। यह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है वर्ष 1964, 1974, 1984 या फिर 1994। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1964। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम की तीसरी ई नीलामी में लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी की गई। आपको बता दें कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी। इसमें शामिल है किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन अभियान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के संतोषजनक परिचालन और बफर स्टॉक को बनाए रखना। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अपनी स्थापना के बाद से एफसीआई ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, वर्ष 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नई दिल्ली। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में भारत का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना 1953 में भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण से संबंधित है? पहली है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, दूसरी है मिस्टी, तीसरी है पीएम प्रणाम और चौथी है अमृत धरोहर योजना। दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरित विकास पर भारत सरकार के प्रयास देश की जैव विविधता की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। भारत वर्तमान में ग्रह की मानव आबादी का 17% और जैव विविधता हॉटस्पॉट में वैश्विक क्षेत्र का 17% हिस्सा रखता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कई पहल की हैं, जिसमें शामिल है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य निम्नलिखित भूमि पर वन आवरण को बढ़ाना और मौजूदा वन भूमि की रक्षा करना है। इसी तरह एक अन्य पहल मिस्टी है। मिस्टी का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम है। ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में मैंग्रोव और तटीय इकोसिस्टम के असाधारण महत्व के कारण महत्वपूर्ण है। ऐसी एक अन्य पहल पीएम प्रणाम है। ये सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने और हमारी कृषि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना अमृत धरोहर योजना है। इसका उद्देश्य
आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रहा कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य का मूल निवासी है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने झारखंड के सरकारी फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि की। इस फार्म में मुर्गियों की 2 प्रजातियां कड़कनाथ और रोड आइलैंड रेड पाली जाती हैं। कड़कनाथ मुर्गे की एक अनोखी नस्ल है जिसका रंग काला होता है। इस मुर्गे के अंडे भी काले होते हैं। यह मुर्गा मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में पाया जाता है और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। माना जाता है कि मुर्गे की इस किस्म में 25 से 27% प्रोटीन और कम कोलेस्ट्रॉल सामग्री के साथ औषधि गुण होते हैं। अन्य मुर्गों की किस्मों की तुलना में यह अत्यधिक पौष्टिक होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में जेमाडो क्या है? आपके ऑप्शन है सिक्किम का लोक संगीत, गोवा का लोक नृत्य, ओडिशा की लोक चित्रकला या फिर कर्नाटक की कठपुतली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गोवा का लोक नृत्य। जेमाडो गोवा का लोकप्रिय लोक नृत्य है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह एक दिलचस्प नृत्य शैली है जिसमें धनगर समुदाय की महिलाएं बकरियों की नकल करती हैं। इसमें नर्तक एक मंडली बनाते हैं और नृत्य करते हैं। यह नृत्य रूप त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गोवा का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता रिपोर्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता रिपोर्ट जारी की, इसलिए विकल्प बी सही है। यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण मूलभूत कौशल के रूप में भाषा पर ध्यान केंद्रित करती है और प्रारंभिक साक्षरता प्राप्त करने में इसके महत्व को उजागर करती है। यह 2026-27 तक सार्वभौमिक मूलभूत शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्यों के लिए एक बेंचमार्क है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जिसका कार्य आर्थिक मुद्दों पर सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को सलाह देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता या करते हैं या फिर हैं? पहला बेलारूस, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 2 या फिर केवल 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 3। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूरा हो गया। आपको बता दें कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप महाद्वीप पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कीव है जो उत्तर मध्य यूक्रेन पर निपर नदी पर स्थित है। ये उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण में अजोव का सागर और काला सागर, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा और रोमानिया, पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से सीमा साझा करता है। सुदूर दक्षिण पूर्व में कर्च स्ट्रेट यूक्रेन को रूस से अलग करती है और अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है, जबकि यह फ्रांस से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, केवल 3। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यूएन क्लॉज के तहत बातचीत की जा रही है। कथन 2 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र को उच्च समुद्र के रूप में भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि विशेष आर्थिक क्षेत्रों से परे मौजूद महासागर से संबंधित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश के तट से लेकर समुद्र में लगभग 200 समुद्री मील या 370 किलोमीटर तक स्थित होता है। इससे आगे के जल को खुले समुद्र या उच्च समुद्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस संधि पर 1982 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉज के तहत बातचीत की जा रही है, इसलिए कथन 1 सही है। वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च समुद्र लगभग 2,70,000 प्रजातियों का घर है और
वैश्विक महासागर के 2/3 से अधिक को कवर करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, आईएनएस सुमेधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस सरयू श्रेणी का एक नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है। कथन 2 है, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में आईएनएस सुमेधा नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचा। आईएनएस सुमेधा स्वदेशी रूप से निर्मित सरयू श्रेणी के नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है, इसलिए कथन एक सही है। इसे 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस सुमेधा हथियारों और सेंसर की एक प्रभावशाली सरणी से सुसज्जित है, इसलिए कथन 2 सही है। एक हेलीकॉप्टर ले जा सकता है और लंबे समय तक परिचालन कर सकता है। यह अत्यधिक शक्तिशाली युद्धपोत है जिसे विभिन्न परिचालन मिशनों के लिए तैनात किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट की नियुक्ति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या फिर ऑप्शन डी रेल मंत्री। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द